कंफ्यूजन है तो दैट एड्रेस वुड बी अ लिंक लोकल एड्रेस। आखिरी जो 6 बिट्स हैं वो मैच करें या ना करें, इससे डिफरेंट भी हो जाए, स्टिल डजंट मैटर, स्टिल इट वुड बी अ लिंक लोकल एड्रेस। लेकिन जनरली प्रैक्टिस ये है कि सिर्फ 10 नहीं, पहली 16 की 16 बिट्स यही रखी जाती हैं ताकि आपको एक नजर में देखते साथ पता चल जाए दैट दिस इज अ लिंक लोकल एड्रेस, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको भी बंद कर देता हूं तो क्या ये एड्रेस लिंक लोकल होगा? स्टिल वुड बी अ लिंक लोकल, क्योंकि पहली 10 बिट सेम है। लेकिन इसको हेक्साडेसिमल में लिखूंगा तो क्या बनेगा? FE-A0, ऑल्दो FE-A0 से स्टार्ट होने वाला एड्रेस भी लिंक लोकल होगा, लेकिन हमें इमीडिएटली देखते साथ पता नहीं चला। मेरे जैसे बंदे को लिख के शायद मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़े, आधे से लोग दिमाग में करके पता लगा लें कि दिस इज अ लिंक लोकल, लेकिन एट द फर्स्ट साइट ऑब्वियस नहीं था। तो जनरली ये का रिकमेंड किया जाता है कि आप इन 2 बिट्स को या इन 6 बिट्स को भी ना छेड़ें, लेट देम रिमेन द सेम, उनको यही रहने दें, FE-80 ही रहने दें, और बाकी आपके पास 112 बिट्स पड़ी हुई है, उनमें जो मर्जी चेंज करें, तो वो आपका लिंक लोकल एड्रेस कहलाएगा। लिंक लोकल एड्रेस जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो अभी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमने जो इंटरनल प्रोटोकॉल्स हैं ICMP-v6 वगैरह जो है IPv6 का, उसकी डिस्कशन में नहीं जाना। तुम्हारा मेन टारगेट है टनलिंग और नेटिंग को डिस्कस करना ताकि हम माइग्रेशन स्ट्रेटजी की बात कर सकें। हाउएवर जब आप वो देखेंगे तो उसके अंदर आपको इसका एक्सटेंसिव यूज नजर आएगा। प्लस IPv6 के अंदर कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल जब राउटिंग अपडेट्स एक्सचेंज करता है कोई भी राउटर, तो उसके अंदर जो सोर्स एड्रेस अपडेट का जाता है वो उसके इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस जा रहा होता है। सो दीज एड्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एड्रेसेस। लेकिन ये एड्रेसेस जो है नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वैसे बातचीत करनी है, किसी एप्लीकेशन में डेटा एक्सचेंज करना है किसी दूसरे डिवाइस के साथ, तो उसके अंदर लिंक लोकल एड्रेसेस का रोल नहीं, वहां पे आपके एग्रीगेटेबल ग्लोबल एड्रेसेस ही इस्तेमाल होते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट एड्रेसेस आर यूनिक लोकल एड्रेसेस। यूनिक लोकल एड्रेसेस जो है ये एक्चुअली बाद में IPv6 का हिस्सा बने थे। पहले इनकी जगह जो एड्रेसेस होते थे उनको हम साइट लोकल एड्रेसेस कहते थे। लिंक लोकल एड्रेसेस एंड साइट लोकल एड्रेसेस। तो साइट लोकल एड्रेसेस होते थे वो आपके IPv4 के अंदर प्राइवेट एड्रेस स्पेस का कॉन्सेप्ट रखते थे। जैसे 10.0.0.0 वाला जो एड्रेस था वो प्राइवेट एड्रेस था। 172.16, 192.168 ये 3 रेंजेस थी v4 में, इस पर कॉल्ड प्राइवेट एड्रेसेस। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैसा ही कॉन्सेप्ट IPv6 में ओरिजिनली जो किया गया था दैट वाज कॉल्ड साइट लोकल एड्रेसेस। लेकिन बाद में RFC 3897, RFC का सबको पता है ना, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने पता होगा। तो RFC 3897 के अंदर IPv6 के साइट लोकल एड्रेसेस को डेप्लीकेट कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि उसके अंदर कंफ्यूजन बहुत था कि साइट की डेफिनेशन एज सच क्लियर नहीं थी। सो साइट लोकल एड्रेसेस हैव बीन डेप्लीकेटेड नाउ। अगर आपको कहीं पे भी साइट लोकल एड्रेस का लफ्ज सुनने में मिले या लिटरेचर में किसी डॉक्यूमेंट में वेब पे, तो आप यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि साइट लोकल एड्रेसेस अब रिकमेंडेड नहीं है, यूज नहीं होते। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी उसको सपोर्ट करते हैं फॉर बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, लेकिन IETF ने या RFC के अंदर उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, डेप्लीकेट कर दिया, उसको रिप्लेस इसी से किया गया है, दैट इज यूनिक लोकल एड्रेस। यूनिक लोकल एड्रेसेस का मकसद यह है कि अगर आपने विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन करनी है, या अगर आपके कुछ ऐसे नेटवर्क से ऐसे पोर्शन है नेटवर्क के जिन्होंने कभी भी बाहर कम्युनिकेशन नहीं करनी या बहुत कम करनी है, तो उनको आप यूनिक लोकल एड्रेसेस असाइन कर दें। और मोस्टली यूनिक लोकल एड्रेसेस असाइन करने का तरीका ये होता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैंडमली एक एड्रेस जनरेट करता है, अगेन विद इन सर्टेन बाउंड्स, वो रैंडमली एक एड्रेस जनरेट करता है, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। डेफिनेशन है उसकी, वो FC00:7। वंस अगेन आपको पता है इसका मतलब क्या है। किसी भी एड्रेस की पहली 7 बिट्स अगर इस गिवन एड्रेस की पहली 7 बिट्स से मैच करती है तो दैट एड्रेस हो गया यूनिक लोकल एड्रेस। तो यूनिक लोकल एड्रेसेस खुद असाइन होते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करते हुए फिर आप साइट के बाहर जनरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और मोस्टली रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आपके कोई सीरियल लिंक्स वगैरह हैं, तो
टेलीकॉम ऑपरेटर है, टेलको है, तो उसके जो सीरियल कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हैं, जिनके ऊपर एक्चुअली कोई रिसोर्सेज या कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ, कोई सर्वर्स या कोई आपकी एप्लीकेशन नहीं चल रही, उनके अंदर आप ये एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, बिकॉज दोज एड्रेसेस वुड नेवर बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग आउटसाइड दैट बिगर नेटवर्क। तो ये एड्रेसेस आप एक यूनिक लोकल इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके जो एग्रीगेटेबल ग्लोबल एड्रेसेस जो आपने परचेज किए वो जाया ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो सिर्फ 2 एड्रेसेस यूज हुए, बाकी 2⁻64 -2 एड्रेसेस आपके जाया हो रहे हैं। दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। सो वहां पे आप यूनिक लोकल एड्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी यूनिक लोकल एड्रेसेस का फ्रैंकली स्पीकिंग इसके बारे में डिबेट अभी भी इंटरनेट में चल रही है। इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, एक के लिए आपको वंस अगेन अथॉरिटीज से एड्रेस लेना पड़ता है, एक आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं और बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट आपके पास जो आता है 2000 मल्टीकास्ट एड्रेसेस। मल्टीकास्ट एड्रेसेस का एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है जो IPv4 के अंदर मल्टीकास्ट एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट था, और मल्टीकास्ट एड्रेसेस की जो डेफिनेशन है वो ये है, यानी अगर पहले 2 हेक्साडेसिमल डिजिट्स FF हैं तो दैट वुड बी अ मल्टीकास्ट एड्रेस। पहली 8 बिट्स अगर ऑल वंस हैं तो मल्टीकास्ट एड्रेस है। मल्टीकास्ट एड्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग बात IPv6 के अंदर ये है कि IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस नहीं होते। IPv4 के अंदर ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस थे और बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, और वो रोल क्या था कि किसी भी नेटवर्क की आखिरी जो होस्ट पोर्शन की तमाम बिट्स को 1 कर दें तो वो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता था, और उस ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर हर डिवाइस उस नेटवर्क का रिस्पॉन्ड करता था। लेकिन ये ब्लेसिंग के साथ साथ एक दर्द सर भी था। इंटरनेट के अंदर बहुत सी वल्नरेबिलिटीज और बहुत से अटैक्स जो थे वो इस फीचर को एक्सप्लॉइट करके जनरेट किए जाते थे। दिस वाज द मेजर सिक्योरिटी कंसर्न। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस अटैक जो होते थे उसमें करते क्या थे, डिफरेंट जगहों के ऊपर ज़ॉम्बीज बिठा दी 1000, 2000, 3000 कंप्यूटर्स के अंदर, डिवाइसेस के अंदर, और 0 डे के ऊपर आके उन सब ने किसी एक नेटवर्क के ऊपर, जब नेटवर्क को डॉस अटैक किया जाता था, सर्वर्स को नहीं नेटवर्क को, उन्होंने साइमल्टेनियसली जाके डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट जनरेट किया किसी नेटवर्क के लिए, जो कि उस नेटवर्क में चलने वाले हो सकता सर्वर फार्म हो, वहां पे तमाम सर्वर्स को पिंग कर रहा है और रिपीटेडली पिंग कर रहा है, और हर सर्वर उसका रिप्लाई दे रहा है, और 5000 कंप्यूटर्स की तरफ से वो पिंग आ रहा है। बिकॉज एवरीबडी न्यू कि ये नेटवर्क है तो ये इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। इट वाज नो ब्रेनर। तो कोई भी बंदा अपने घर बैठ के बता सकता था इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है। IPv6 के अंदर उन्होंने कहा कि कोई ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं रखा जाएगा, एंड ब्रॉडकास्ट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड, ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होगा लेकिन ब्रॉडकास्ट हो सकता है, बिकॉज ब्रॉडकास्ट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। अगर आप किसी ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका मतलब आप मल्टीकास्ट कर रहे हैं। मैं अगर इस कमरे में खड़ा होकर कहता हूं कि जिसने ग्लासेस लगाई हुई है वो जरा हाथ खड़ा कर दे, खड़ा ना कर दीजिएगा, वो हाथ खड़ा कर दे, इसका मतलब मैं एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एड्रेस कर रहा हूं। जिसने कुर्ता शलवार पहना हुआ है वो हाथ खड़ा कर दे, जिसने ग्लासेस और कुर्ता शलवार पहना हुआ है वो हाथ खड़ा कर दे। दीज आर डिफरेंट ग्रुप्स, और कोई भी बंदा एक से ज्यादा ग्रुप्स को बिलोंग कर सकता है। तो अगर मैं एक ग्रुप अलग से डिफाइन कर दूं जो कि बाहर वालों को नहीं पता, और मैं कहता हूं कि जब मैं कहता हूं कि तमाम लोग हाथ खड़ा करते हैं, या तमाम लोग तो है, लेट्स से कोई कोड वर्ड हम रख लेते हैं, अब वो इस नेटवर्क के अंदर आप लोगों को मैंने बताया बाहर किसी को नहीं पता। बाहर सबको ये पता था कि अगर सब लोग कहा जाएगा तो ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन हमने सब लोगों की बजाय एक मल्टीकास्ट एड्रेस रख दिया। हम कहते हैं सब खूबसूरत लोग, हमारा कोड वर्ड है, आई वॉज लुकिंग फॉर द अप्रोप्रिएट वर्ड, तो हम कहते हैं हमारा कोड वर्ड है ब्रॉडकास्ट का सब खूबसूरत लोग। नोबडी नोज कि हमने क्या मल्टीकास्ट एड्रेस डिवाइस किया है जिसके अगेंस्ट हम तमाम लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं। तो अब कोई बंदा हमारे नेटवर्क के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस को खत्म कर दिया गया था IPv6 के अंदर, एंड दे वर रिप्लेस्ड बाय मल्टीकास्ट, या दे वर ट्रीटेड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ मल्टीकास्ट। और उसके बाद फाइनली जो आखिरी एक टाइप है एड्रेस की, उनको हम एनीकास्ट एड्रेस कहते हैं। एनीकास्ट एड्रेसेस जो होते हैं वो कोई स्पेशल ऐसा रहता से टाइप नहीं है, ऊपर वाले तो अलग अलग डिस्टिंक्ट टाइप्स की एनीकास्ट एड्रेसेस आर नॉट अ सेपरेट टाइप। इनफैक्ट एनीकास्ट एड्रेसेस जो है ये पहली टाइप के
एग्रीगेटेबल ग्लोबल एड्रेसेस के एक स्पेसिफिक यूज को अगर उनको हमें खास तरीके या खास मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो हम कहते हैं कि ये हमारा एनीकास्ट एड्रेस है। आइडिया है एनीकास्टिंग का, IPv4 में भी बाय द वे कॉन्सेप्ट है एनीकास्टिंग का। एनीकास्ट एड्रेस या एनीकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो हेल्प करेगा हमारी मुख्तलिफ इंटरफेसेस को सेम एड्रेस दिया जाए, मुख्तलिफ इंटरफेसेस को सेम एड्रेस दिया जाए, मुख्तलिफ पॉइंट्स मुख्तलिफ इंटरफेसेस को सेम एड्रेस दिया जाए। इधर से क्या आया, सेंड टू एनीवन जी, ग्रुप में किसी एक को डेजिग्नेटेड बना के उसको दिया जाए जी, मल्टीपल डिवाइसेस को सेम एड्रेस दिया जाए जी। ग्रुप टू ग्रुप कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। मल्टीकास्ट वन टू मैनी हो सकती है, मैनी टू वन भी हो सकती है। मैनी टू मैनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई ग्रुप जो है मैनी टू वन भी नहीं कहना चाहिए। कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी मैसेज मल्टीपल लोग मशवरा करके तो नहीं जनरेट कर सकते ना। एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट है कि आप सेम आईपी एड्रेस डिफरेंट डिवाइसेस को असाइन कर दें और आप उनमें से कहते हैं कि तुम में से जो भी मेरा मकसद पूरा कर दे, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम हैप्पी, विच मीन्स एनी ऑफ यू कैन सर्व मी। ये कहां पे होगा, जहां पे मल्टीपल डिवाइसेस सेम सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उनके ऊपर सेम कंटेंट पड़ा हुआ है, आप किसी खास कंटेंट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो उनमें से डिवाइस आपसे सबसे ज्यादा करीब होगा, शॉर्टेस्ट होगा, उसके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी और वो आपको जवाब दे देगा। इस तरह से आप मल्टीपल लोगों में से एक से जवाब दे रहे हैं, जवाब फिर भी एक ही दे रहा है, लेकिन जो क्लोजेस्ट है वो दे रहा है। अगर वो डाउन होता है तो नेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है वो जवाब दे देगा, राइट जी। थोड़ा सा देखें, क्वेश्चन है कि अगर हमारे मल्टीपल जो सोर्सेस हैं, ये मल्टीपल सर्वर्स कह लें, वो एक जितने डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, तो उनमें से कौन जवाब देगा, तो ये आपके ये एनीकास्टिंग के कंट्रोल में नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द राउटिंग प्रोसेस विच इज रनिंग इन योर नेटवर्क। सही, लोड बैलेंसिंग होती है ना, इक्वल कॉस्ट अगर वो आपकी इक्वल मैट्रिक हो आपका राउटिंग के अंदर, तो उस केस में फिर आपकी मर्जी नहीं, अनलेस आप किसी एक को स्पेसिफिकली ट्वीक करें, इंजीनियर करें और उसको आप एक्सेस करें। अदरवाइज जिसके पास भी आपका कनेक्शन चला जाएगा, उधर कनेक्शन एस्टैब्लिश होकर ट्रैफिक उसके बाद जारी होगी। और पर डेस्टिनेशन लोड बैलेंसिंग जब हो रही होती है नेटवर्क के अंदर, तो एक के साथ जब आपका कनेक्शन बन गया, एक के पास जो पैकेट जा रहे हैं, तो सारे पैकेट्स आपके उसी के पास जाएंगे। वो डाउन होगा तो फिर आपकी दूसरे वाले के पास ट्रैफिक जाएगी। क्यों एक से ज्यादा ने अगर रिप्लाई कर दिया, क्यों रिप्लाई करेंगे एक से ज्यादा? सबके पास नहीं जा रही है, तो मैं कह रहा हूं आपकी राउटिंग ने, जो अंडरलाइन राउटिंग की लेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है राउटिंग का, वो किसी एक के पास भिजवाएगा। अगर आपके पास किसी डेस्टिनेशन तक जाने के मल्टीपल रास्ते हैं, तो हर रास्ते से तो एक एक पैकेट नहीं जा रहा होता। राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, एक रास्ता सिलेक्ट कर लेता है और फिर ट्रैफिक उसी रास्ते से भिजवाता है। सिमिलरली मल्टीपल डिवाइसेस हैं, लेकिन आपके लिए एक डिवाइस उसमें से नीचे वाले इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिलेक्ट कर लिया, आपकी तमाम ट्रैफिक उसी के पास जाएगी, अनलेस वो डाउन होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, फिर किसी ऑल्टरनेट के पास जाएगी। तो इस तरह से कुछ लोग होंगे जिनकी ट्रैफिक किसी और के पास जाएगी जो उनके क्लोजेस्ट है। हमारी ट्रैफिक इधर वाले के पास जा रही है, इधर तो बैठे उनकी ट्रैफिक इधर वाले के पास जा रही होगी, तो लोड बैलेंसिंग होगी, आधे लोग इधर से सर्व हो रहे हैं, आधे इधर सर्व हो रहे हैं, और साथ ही साथ फॉल्ट टॉलरेंस भी आ गई, एक दूसरे का वो बैकअप भी बने हुए। अगर एक डाउन होता है तो सारे के सारे दूसरी तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो तो हर एक के पास जाना चाहिए, तो किस बेस पर डिसाइड कर रहे कि मैंने इसको देना, वो किसी ना किसी नेटवर्क में तो एग्जिस्ट करता हो। इसके एक एग्जांपल देख लें, इसके एग्जांपल देख लें। अच्छा, बाय द वे ये जो कॉन्सेप्ट भी IPv6 नहीं लेके आया, ये कॉन्सेप्ट v4 में भी एग्जिस्ट करता था।
IPv4 में तो आपने कभी नहीं पूछा, 6 बेचारे की बारी आ गई है। देखें फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज आवर नेटवर्क और जहां पे एक सर्वर पड़ा हुआ है और इसका एड्रेस है काम करते हैं इसको इस नेटवर्क के अंदर दो साइड्स पे सर्वर्स पड़े हुए हैं और दोनों का आईपी एड्रेस सेम है, /32 का होस्ट राउट है। अब जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा ये एड्रेस तो ये एडवर्टाइज कहाँ पे होगा, इन राउटर्स के पूरे नेटवर्क में। नेक्स्ट सपोज यहां पे हमारे पास क्लाइंट्स पड़े हुए हैं। ये जो नेटवर्क है राउटिंग होगी, इस नेटवर्क कन्वर्ज नेटवर्क है। ये वाले जो डिवाइसेस हैं ये जब 195.1.1.1 के लिए कोई पैकेट भेजेंगे, ट्रैफिक भेजेंगे, तो ये राउटर किधर राउट करेगा? राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई एनी कास्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड पे। जब इस साइड वाले भेजेंगे ऊपर अपने राउटर को, तो किधर फॉरवर्ड करेगा? राइट वाले पे। और अगर इनमें से कोई एक डाउन होता है तो सारी ट्रैफिक दूसरे के पास जाना शुरू हो जाएगी। दिस इज एनी कास्टिंग, सही। तो IPv6 के अंदर भी IPv4 में भी ये पॉसिबल था, लेकिन IPv4 का एड्रेस स्ट्रक्चर ग्लोबली इस तरह से नहीं था कि उसको सपोर्ट करता। IPv6 के अंदर ये ग्लोबल लेवल पे पॉसिबल है। जी राउटिंग पड़ी हुई है, आईपी एड्रेस आईपी की बेसिक्स के मुताबिक तो जाहिर है ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने रिज्यूमिंग के आपस में कभी बात नहीं करनी। अगर इन्होंने आपस में बात करनी तो फिर प्रॉब्लम होगा। इन्होंने बात करनी है क्लाइंट से या क्लाइंट से बात करनी है इनसे। तो अगर आपको आईपी राउटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू वुड अंडरस्टैंड कि दरमियान वाले राउटर्स को क्या लगेगा कि एक ही डेस्टिनेशन है, ये एक ही नेटवर्क है, इस तक जाने के रास्ते डिफरेंट हैं। इधर से भी जा सकता हूँ, उधर से भी जा सकता हूँ, तो कौन से रास्ते से जाऊंगा तो मुझे छोटा पड़ रहा है। किसी को कोई छोटा पड़ रहा होगा, किसी को कोई छोटा पड़ रहा होगा, राइट। तो अगर दोनों रास्ते किसी को बराबर लग रहे होंगे तो वो लोड बैलेंसिंग करवा लेगा। और एज ए सेट बाय डेस्टिनेशन लोड बैलेंसिंग में फिर किसी भी क्लाइंट की ट्रैफिक जब एक साइड से जाना शुरू होगी तो उसी साइड से जाती रहेगी, फिर दूसरी साइड पे नहीं जाएगी। बिकॉज पर डेस्टिनेशन लोड बैलेंसिंग में किसी भी फ्लो का पहला पैकेट जो रास्ता फॉलो करता है, बाकी तमाम पैकेट उसी रास्ते को फॉलो करते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप पैकेट लोड बैलेंसिंग करवा देंगे देन देयर वुड बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनी क्लासिंग। लेट्स मूव ऑन, आगे भी हमें कंट्रीब्यूट करना है। क्लियर थी? जी कौन सा? ओह नहीं बता, IPv4 कंपैटिबल IPv6 एड्रेसेस होते हैं, उसके अंदर किया ये जाता है कि आपकी पहली 96 बिट्स जो है वो ऑल जीरोस होती हैं और आखिरी जो 32 बिट्स होती हैं वो आपका IPv4 एड्रेस IPv6 में या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दिया जाता है। तो 32 बिट्स जो है उनको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें और IPv6 की आखिरी 32 बिट्स में उसको इंसर्ट कर दें। पहली बार 96 बिट जो है वो ऑल जीरोस होंगे। दैट वुड बी योर IPv4 कंपैटिबल IPv6 एड्रेस। लेकिन ये इनकरेज नहीं है, ये इसका मकसद एक यही था, ये सोचा यही गया था कि इससे आपकी माइग्रेशन आसान हो जाएगी, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि माइग्रेशन की जो बाकी टेक्निक्स हैं, बाकी टूल्स हैं, वो ज्यादा बेहतर हैं, ज्यादा इफेक्टिव हैं। तो ये इसलिए मेरे ध्यान से भी निकल गया। तो कंपैटिबल एड्रेसेस IPv4 कंपैटिबल, दे आर नॉट वेरी पॉपुलर, बट दिस इज हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड। ऑल जीरोस 96 बिट और आखिरी 32 बिट्स IPv4 एड्रेस कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल। अब ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसके अलावा जो IPv6 में चीजें आपकी पढ़ने वाली हैं, समझने वाली हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है आफ्टर दिस सेमिनार, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा है तो उसके अंदर आप IPv6 के इंटरनल प्रोटोकॉल, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल वगैरह, ICMPv6 वगैरह पढ़ें। आप लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, किस तरह से काम करते हैं IPv6 के अंदर, वही प्रोटोकॉल जो
IPv4 के साथ भी काम करते हैं। तो OSPF वर्जन 3 है, OSPF वर्जन 2 was for IPv4 and वर्जन 3 is for IPv6। वो पढ़े, BGP पढ़े, ये सारे प्रोटोकॉल्स पढ़े। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइग्रेशन टेक्निक्स आपकी, कि आपके जो IPv4 नेटवर्क्स ऑलरेडी चल रहे हैं, आपने उसके साथ IPv6 नेटवर्क्स स्टैब्लिश करने हैं, लगाने हैं, चलाने हैं, बनाने हैं। तो वहां पे दोनों नेटवर्क्स ने इनिशियली कुछ अर्सा कोएग्जिस्ट करना है साइड बाय साइड। तो अगर उन्होंने कोएग्जिस्ट करना है तो किस तरह से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है, क्या चैलेंजेस है, और क्या आइडियल तरीका हो सकता है कि आप सीमलेसली अपनी चीजों को उठा के P6 के ऊपर ले जाएं। इसको समझने के लिए 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझने की जरूरत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स कहने को IP हैं, लेकिन इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। IPv4 एंड IPv6 have got nothing common in it। और लोगों ने हेडर में देखा कुछ फील्ड कॉमन थी, लेकिन ये आपस में इंटरऑपरेबल नहीं है, आपस में इनकी बिल्कुल नहीं बनती। इन अदर वर्ड्स कहना का मतलब ये है कि IPv4 का एक डिवाइस जो मर्जी कर ले वो IPv6 के साथ बात नहीं कर सकता। ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, इनको एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, एक लफ्ज नहीं समझ सकते। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क V4 का चल रहा है तो आप सिंपली ये नहीं कर सकते उसके अंदर जाके एक V6 का होस्ट लगाएं एंड वोला वो सब कुछ करने के काबिल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको करना ये पड़ेगा सबसे बेसिक तरीका कि आपका V4 नेटवर्क भी चल रहा है उसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और आपका V6 नेटवर्क भी उसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर चल रहा है। दोनों सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर रहे हैं विदाउट हैविंग एनीथिंग टू डू विद वन अनदर। ये तो पहली फॉर्म है, इट मींस नो इंटरेक्शन बट दे आर एग्जिस्टिंग साइड बाय साइड। आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन V4 वाले V4 से बात कर रहे हैं, V6 वाले V6 से बात कर रहे हैं। और पहले लेवल पे तो V4 के कंप्यूटर्स डिवाइसेस सर्वर्स अलग हैं, V6 के डिवाइसेस सर्वर्स अलग हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नीचे केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या स्विचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहे हैं, दैट्स इट। ये तो बहुत बेसिक बात आ गई क्योंकि आपस में वो बात कर ही नहीं सकते। लेकिन ऑब्वियसली वी वांट समथिंग मोर देन दिस। ये तो बहुत बेसिक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं कि हम कहें कि एक डिवाइस जो V4 का डिवाइस है वो V6 वाले से भी बात करे। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे आसान ऑप्शन है, सिंपलेस्ट ऑप्शन है, हम ड्यूल स्टैक कर लें। हम किसी एक डिवाइस के ऊपर दोनों स्टैक्स चला रहे हैं, IPv4 का स्टैक भी चलाएं और IPv6 का स्टैक भी चलाएं। दिस इज कॉल्ड ड्यूल स्टैकिंग। अगर एक कंप्यूटर पे सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल चल रहा है, V4 या V6, तो दैट्स अ सिंगल स्टैक, वो किसी से बात नहीं कर सकता। अगर किसी ने दोनों से बात करनी है तो ड्यूल स्टैक करना पड़ेगा, V4 भी चल रहा होगा और V6 भी चल रहा होगा। लेकिन फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि V4 के स्टैक को इस्तेमाल करते हुए आप सिर्फ V4 वाले डिवाइसेस से बात कर सकते हैं, V6 को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ V6 से बात कर सकती है। अगर दो डिवाइसेस ड्यूल स्टैक हैं तो देन दे कैन कम्युनिकेट आइदर थ्रू V4 और थ्रू V6। V4 एंड V6 नहीं, यानी एक साइड से V4 दूसरी साइड से V6 ऑब्वियसली नहीं, because these are two different languages. So now we've got people, we've got devices who can speak both the languages. So they can either communicate in one or they can communicate in the other, but not both at the same time. एक तरह से एक बोली जाएगी तो दूसरी तरह से दूसरी नहीं बोली जाती। So this is the concept of dual stacking. तो अंग्रेजी जो लिखी हुई है ये exactly वही रिप्रेजेंट कर रही है जो हम बात कर रहे हैं। देख रहे हैं? Inter-stack communication is not possible. अभी बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं। एक ऑब्वियस बात है, एक बंदा जिसको दो जुबानें आती हो उसके बहुत से इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन पहली चीज ये है कि वो अपने काबिल हो और वो खुद तो दोनों से बात कर सके ना, फिर वो किसी और को सर्विस दे सकता है तो उनकी भी आपस में बात करवा दे, इंटरप्रेटर बन जाए। ठीक, तो पहली सिचुएशन तो ये है कि कोई भी डिवाइस ड्यूल स्टैक होगा तो वो दोनों साइडों पे V6 और V4 दोनों डिवाइसेस के साथ उसी साइड पे बात कर सकता है। अब यहाँ पे चूंकि हम माइग्रेशन स्ट्रैटेजीज की बात करें तो माइग्रेशन टेक्निक है, जब आप स्ट्रैटेजी के ओवरऑल बात करते हैं तो इट मींस यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। फिर आप डिजाइन की बात कर रहे हैं तो एक ऑप्शन
सोल्यूशन को टेस्ट एनवायरनमेंट में एकेडेमिया के अंदर या सर्विस प्रोवाइडर के अंदर आसान सी सिचुएशन ये है कि आप पैरेलल में दोनों चलाएं। V6 के का डेटा सेंटर आपका अलग है, एक ही डेटा सेंटर में V6 के सर्वर्स अलग हैं और V4 के आपके सर्वर्स अलग हैं। कोई भी डिवाइस कुछ सर्विसेज V6 से ले रहा हो, कुछ सर्विसेज वो V4 के सर्वर से ले रहा हो, और जो आपके होस्ट हैं, कंप्यूटर्स जो है, क्लाइंट्स हैं, वो आपके डुअल स्टैक हो, और आपने डिफाइन किया होगा ये सर्विसेज V6 से मिलेंगी, ये सर्विसेज आपको V4 पे मिलेंगी, और ग्रेजुअली सर्विसेज को शिफ्ट करना शुरू करें V6 के ऊपर। तो दिस इज वन टेक्निक। वहां पे आपका फिर यूज क्या हो रहा होगा, ड्यूअल स्टैकिंग वुड बी द सॉल्यूशन। लेकिन ऑब्वियसली हम इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि एक बंदा जो है उसके ऊपर दोनों स्टैक्स चले तो तभी वो किसी दूसरे से बात करने की कोशिश कर सकता है या बात करने में कामयाब हो सकता है। हम चाहते हैं कि अगर एक साइड पे एक बंदा एक जुबान बोल रहा है, दूसरी साइड बंदा दूसरी जुबान बोल रहा है, स्टिल दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। लेकिन अगर ऐसा करना है तो फिर दरमियान में कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कॉमन हो, जिसको दोनों जुबानें आती हो, इधर से जुबान में बात सुने उधर दूसरी में ट्रांसलेट कर दे। दैट वुड बी कॉल्ड अ ड्यूअल स्टैक डिवाइस इन बिटवीन। और वो डिवाइस आपका मोस्ट प्रॉब्ली राउटर होगा, क्योंकि एक साइड से नेटवर्क की ट्रैफिक लेके दूसरी साइड पे भेज रहा है और साथ ही साथ उसको ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो उसके लिए फिर हमारी जो दूसरी माइग्रेशन टेक्निक आती है वो इस्तेमाल होती है, विच इज कॉल्ड NAT-PD, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डैश प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। वैसे कॉन्सेप्ट इसका ट्रेडिशनल NAT वाला ही है, लेकिन ट्रेडिशनल NAT में आप सब क्या करते थे, IPv4 से IPv4 में कन्वर्ट करते थे और चेंज क्या करते थे, एड्रेसेस वगैरह चेंज कर देते थे पैकेट के, सोर्स एड्रेस से डेस्टिनेशन एड्रेस से व्हाटएवर। लेकिन अब एड्रेस चेंज करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, पूरा हेडर चेंज करना पड़ेगा। V4 का हेडर रिमूव करके V6 का लगाना पड़ेगा, V6 का रिमूव करके V4 का लगाना पड़ेगा। जब हेडर ही चेंज होगा तो ऑब्वियसली एड्रेसेस भी उसके अंदर चेंज हो जाएंगे। सो इट्स नो मोर अबाउट चेंजिंग एड्रेसेस ओनली, इट्स नॉट सिंपल नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और NAT, नाउ इट इज NAT प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, जो पूरा प्रोटोकॉल ट्रांसलेट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर दरमियान में आपका जो डिवाइस पड़ा होगा, एक साइड पे V4 का डोमेन है, एक साइड पे V6 का डोमेन है, दरमियान में आपका कोई डिवाइस पड़ा हुआ है जो कि ड्यूअल स्टैक है, वो V4 की बात सुन के V6 को और V6 की बात सुन के V4 को ट्रांसफर करता है। तो सिचुएशन हमारी किस तरह की हो सकती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ड्यूअल स्टैक राउटर नीडेड फॉर डूइंग NAT-PD। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह की पिक्चर हमें नजर आएगी। जाहिर है V6 नेटवर्क है, एक साइड पर V4 नेटवर्क है और दरमियान में आपका ड्यूअल स्टैक राउटर है। बहुत सिंपल सिनेरियो है। अच्छा, इसके अंदर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेट्स थिंक अलाउड, लेट्स सी कि इसके अंदर क्या चैलेंजेस होंगे और ये काम किस तरह होगा। बहुत आसान है, क्यों जी, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन लेट्स ट्राई टू रेज क्वेश्चंस कि ये कैसे होगा, एंड देन लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स। खुद ही हम सवाल करेंगे, खुद ही जवाब देंगे कि कैसे आपको एक्सप्लेन करेगा क्या होगा। V4 से ट्रैफिक V6 से ओरिजिनेट करती है, ट्रैफिक V4 में जाना चाह रही है, क्योंकि नॉर्मली देखें जो एग्जिस्टिंग आपका इंफॉर्मेशन या डेटा या एप्लीकेशन सारी की सारी प्रॉब्ली V4 में पड़ी होगी, और V6 जो आप अभी बना रहे हैं उसके अंदर आपने क्लाइंट्स को डालना शुरू किया होगा, बिकॉज एप्लीकेशन ज्यादा क्रिटिकल है, तो आप कहेंगे V4 में रहे। तो V4 से अगर V6 से सॉरी अगर कोई बंदा क्लाइंट V4 के अंदर किसी सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो क्या कहानी बनेगी, कैसे एक्सेस करेगा। दरम्यान में नेटिंग डिवाइस पड़ा हुआ है, ट्रांसलेशन टेबल बनाना पड़ेगा, ट्रांसलेशन टेबल बनाना पड़ेगा। वो तो NAT का है ना, तो NAT के अंदर ट्रांसलेशन टेबल होगा। वो तो हमने कर लिया, तीन चीजें हमने कर ली। हमने इस साइड पे जितने कंप्यूटर्स हैं उन पे IPv6 चला दिया उसका स्टैक, इधर वाले तमाम पे IPv4 का स्टैक चल रहा है, दरम्यान वाले राउटर के ऊपर हमने V4 और V6 दोनों स्टैक्स चला दिए, और उन स्टैक्स के अंदर सिर्फ स्टैक्स नहीं चल रहे, NAT-PD की कैपेबिलिटी भी है, NAT का फीचर सेट भी उनके अंदर अवेलेबल है। ये तो हम बेसिक कर दिया। पहली बात ये कि आपने मशीन से बात करनी तो उसको IP एड्रेस कॉल करना है। जब एक IPv4 की IPv6 की मशीन में IPv4 को कॉल करना है, he has to know some part of IPv4 so that he can call him
on his IP address. अच्छा, IPv6 का IPv4 का एम्बेड शेयर कर दिया था 32 बिट को उसमें ब्रेक करके Just like as I said, कि IPv4 compatible IPv6 addresses are not encouraged. Yes, that can be one solution, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम उसे encourage नहीं करते. So let's not discuss it even. हम उससे ज़्यादा complicated जो scenario है, उसको discuss कर लेंगे, वो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा. सही, और चूंकि वो recommended नहीं है, तो वैसे ही उसको हम बात ना करें उसमें. just like आपकी जो वेब सर्विस चल रही है, आपने उसका URL लिखा और आपने एंटर किया. अच्छा, आप एंटर कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग यूर IPv6. आपको अगर IPv4 डन होगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड DNS रिप्लाई. अच्छा, अभी DNS को engage नहीं करते. ओके, आपने टेनेंट की एप्लीकेशन हम कहते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा डिवाइस पड़ा है, यहाँ पे हमारा डिवाइस पड़ा हुआ है, उसको इधर जाना है, तो गौर करें. तो मैं कुछ जवाब देने लगा हूँ, तो मैं DNS के झंझट में अभी नहीं पढ़ना चाहता. उसको उधर जाना है, तो इट नीड्स टू नो एन IPv6 एड्रेस फॉर एन IPv6 डिवाइस. डिवाइस IPv4 में है, उसका गलत तो नहीं कह गया? गलत क्या है? चले, वर्डिंग गलत होगी, मतलब समझ में आया ना? एक डिवाइस जो V6 में बैठा हुआ है, उसने V4 में के डिवाइस से अगर बात करनी है, तो उसको उस V4 का V6 एड्रेस पता होना चाहिए. उसकी आइडेंटिटी V4 नेटवर्क में जो भी है, वो इसके लिए यूजलेस है. IPv6 के डिवाइस को उधर वाले डिवाइस का V6 की आइडेंटिटी पता होगी तो बात कर सकता है. हम कहते हैं कि हम उसके कान में फूंक मार देते हैं, जादू से उसको पता चल जाता है कि जिस बंदे से मैं बात करना चाह रहा हूं, उसका V6 एड्रेस ये है, because he understands only V6. आपने उसके फूंक मारी, उसने कहा अच्छा इस V6 वाले से बात करनी है, उसने एक पैकेट बनाया IPv6 का, उसके डेस्टिनेशन IP एड्रेस के अंदर क्या लिखा? राउटर का एड्रेस. V6 एड्रेस लिंक लेयर एड्रेस की बात नहीं कर रहा. I'm not talking about MAC address. लिंक लेयर एड्रेस और IPv6 एड्रेस. इस राउटर का V6 एड्रेस जो इस साइट पे जो इसका ये इंटरफेस है, सबको ये इंटरफेस नजर आ रहा होता है. तो अगर उसके वो V4 के कोई ऊपर वेब सर्वर उसको एक्सेस करे, तो वो सिर्फ इसी को एक्सेस करे, उसकी साइट में सिर्फ यही IP. अच्छा, तो वो इस IP के थ्रू उसी को एक्सेस करेगा. कैसे एक्सेस करेगा? उधर वो नेटिंग खुद कर रहा है, वो राउटर खुद कर रहा है. मैंने कहा मेरी स्टेटमेंट गौर से सुने. अच्छा, बाय द वे, कितने लोग एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? अगर समझ में आई है स्टेटमेंट, कितने डिसएग्री करते हैं? बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं. बाकियों को शायद समझ नहीं आई. किस्मती है तुम्हारी. देखें, हम ये बात कर रहे हैं कि मैंने पहले कहा कि इसके कान में फूंक मार दी किसी ने कि दिस इज द IPv6 एड्रेस दैट यू वांट टू टॉक टू, यानी किसका IPv6 एड्रेस इसको बता दिया. V4 को देख लें यार, V4 में आपको अल्टीमेट डेस्टिनेशन का IP एड्रेस पता होता है ना, तभी आप कम्युनिकेट करते हैं. अपने राउटर के इंटरफेस के एड्रेस से तो आप कम्युनिकेट नहीं करते. तो फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग तो हमने चेंज नहीं कर दिया ना. बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग जो है वो तो सेम है. नेटवर्किंग 101 चेंज नहीं हुई, राइट? तो यहाँ पे आपका डिवाइस जो उसको बता दिया कि इधर तुम जिस बंदे से बात करना चाह रहे हो, उस बंदे का IPv6 एड्रेस ये है. तो ऑब्वियसली ये जो IPv6 पैकेट क्रिएट करेगा, बनाएगा, उसके लिए उसके अंदर ये डेस्टिनेशन IPv6 एड्रेस किसका डालेगा? उसी बंदे का डालेगा. देखें अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे. एक्चुअली क्या है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे. इस पैकेट ने पहले इस क्लाउड से, इस नेटवर्क से गुजर के यहाँ पहुंचेगा, तो इसने उधर जाना है ना. सही, जब उसने इस क्लाउड से गुजरना है, तो इस राउटर से पहले 4, 5, 6, 10 राउटर्स और भी हो सकते हैं ना. ये क्लाउड है, तो अगर इसका हम IPv4 एड्रेस डालेंगे या IPv4 पैकेट बनाएंगे, जो कि बना ही नहीं सकता, तो डिवाइसेस को समझ में नहीं आएगा ना. तो ये V6 का हेडर रहेगा, V6 का उसके अंदर एड्रेस डाला जाएगा. अब ये V6 एड्रेस एक्चुअली हमें पता है कि दूसरी साइड वाला जो डिवाइस है उसके लिए हमने रिजर्व किया है. उस डिवाइस का ये V6 एक्चुअली उसका कोई V6 एड्रेस नहीं है, हमें पता है. तो हमने कहा तुम इस एड्रेस पे भेजो, आगे हम संभाल लेंगे. ये एड्रेस है ना, इस पे भेज दो, देखा जाएगा. तो उस एड्रेस पे भेज देता है. इस नेटवर्क में किसी को प्रॉब्लम होगी, इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं.
कोई नहीं होगी ना, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर राउट होगी ये पैकेट, इस राउटर तक पहुंचना है, उसको हमने राउट करवा दिया हुआ है, तो इस नेटवर्क तक जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पास जब वो पैकेट आएगा जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस IPv6 एड्रेस है, तो इस राउटर के अंदर हमने नेटिंग की हुई है कॉन्फ़िगर, और उस नेटिंग कॉन्फ़िगर करते हुए हमने जो एड्रेसेस रखे थे तो हमने पहले से कॉन्फ़िगर किए, तो वही हमने उसके कान में जाके फूंक भी मारी थी। पहले फूंक मार के उसने पैकेट रवाना कर दिया, पीछे नहीं भागे थे। ये ऑलरेडी न्यू कि हमने राउटर के ऊपर क्या करतब किया हुआ है। वी न्यू के इस साइड वाले बंदे का जो IPv6 एड्रेस था वो अगर 10.1.1.1 है तो उसके अगेंस्ट हमने इसको इधर 2001:0:0:1 एड्रेस बताया है। यह पैकेट इसको क्या नजर आ रहा है, मैंने इससे बात करनी है, इसका एड्रेस नहीं है, इसको बताया है कि मैंने इससे बात करनी है। ये पैकेट बना के इसके पास भेजेगा, इसके पास नेट टेबल जो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उसके अंदर हमने कहा हुआ है कि अगर तुम्हारे पास इस साइड से IPv6 के लिए कोई पैकेट आया उसका ये एड्रेस है तो उसको ट्रांसलेट करो 10.1.1.1 में, और उसके बाद 10.1.1 को राउट जैसे भी करवाना है वो करवा दो, वो इधर कहीं पे अगले किसी राउटर को देगा, अगले को देगा, और पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। राइट? सिमिलरली अब इस पैकेट ने वापस भी आना है। अगर आपने दोनों साइडों पे स्टैटिक नेट किया हुआ है तो ये जब उसका हेडर रिप्लेस करेगा तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, इससे V6 का हेडर रिमूव करके V4 लगाएगा, और डेस्टिनेशन IP क्या बनेगा 10.1.1.1, और सोर्स IP क्या इंसर्ट कर देगा, V4 का एक सोर्स IP इंसर्ट करेगा जो कि हमने सपोजिटली इसको असाइन किया हुआ है फॉर दिस साइड ऑफ द नेटवर्क। जब वो जवाब भेजेगा ये इसको वापस, तो डेस्टिनेशन V4 का होगा, सोर्स V4 का होगा, जब इसके पास पहुंचेगा फिर उसको ट्रांसलेट कर देगा V6 एड्रेस में और डेस्टिनेशन V6 में, और सोर्स वंस अगेन वही पुराना इंसर्ट कर देगा जिससे ये पैकेट भेजा गया था। उसको यही लगेगा कि मुझे किसी V6 वाले ने जवाब भेजा है, सही? तो ऑब्वियसली दिस इज हाउ इट शुड वर्क। क्लियर जी? एक सेकंड, इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा खराब है, पहले इसका आपने कहा ये साइन होता है ना सर, ये टेम्परेरी साइन होता है कि परमानेंट साइन? ये जो आपने सर्वर को टाइम IPv6 की उस साइड की, और इस साइड को आपने V4 की एड्रेस की वापस तो सवाल तुमने कहीं सब लोग एक काम किया, अगर जब भी तो सवाल कर रहा हो ना तो जनरली होता है इसी तरह के सेशन में तो समझा जाता है कि जो सेशन करवा रहे हैं उसका मसला है, लेकिन सेशन का फायदा कलेक्टिव का ये होता है कि किसी एक के सवाल से हमने इस राउटर के अंदर स्टैटिक मैपिंग कॉन्फ़िगर की है कि इस IPv4 के अगेंस्ट ये IPv6 है, इस IPv6 के अगेंस्ट ये IPv4 है, और वही आके हमने कान में फूंक भी मारनी है। अभी यार हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। तुम्हें तो यूनिट नहीं समझ में आया था, तो लाखों की बात करेंगे। मैंने इसलिए कहा था कि हम DNS की बात अभी नहीं करेंगे, वन स्टेप एट अ टाइम, ठीक है? ये बात समझ में आई? यहाँ पे एक एक बंदा दोनों साइड, सही है जी? V4 का या V6 का हेडर उतरा है और दूसरा हेडर लगा है, और उन दोनों हेडर्स में सिर्फ नाम की गलती से मुश्तरका चीज है, अदरवाइज उनमें कोई चीज मुश्तरक नहीं है। सो दिस इज प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन यूजिंग अ डिफरेंट प्रोटोकॉल नाउ। और एक प्रोटोकॉल के अंदर से TTL की फील्ड कैरी फॉरवर्ड अगले में नहीं हो रही। अगर एक में TTL की फील्ड जो है वो 255 से कम हो गई, फॉर एग्जांपल 250 पे आ गई थी, तो अगले पे 249 या 250 से स्टार्ट नहीं होगी, दोबारा से 255 से स्टार्ट होगी, कॉपी नहीं हो रहा, सही? देयरफॉर ये ऑल टुगेदर नया ऑपरेशन IPv4 का डोमेन खत्म हो गया है और V6 का डोमेन शुरू हो गया है। तो लिहाजा दिस इज एब्सोल्यूट प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन इन ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड, ठीक है? और राइट किया था तुमने, तो कितना कुछ कर दिया कह रहे हो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन। सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिकली इंटरनेट दुनिया में इस तरह से नहीं चलता। एक साइड पे एक कंप्यूटर बना दिया, दूसरा दूसरा बना दिया, मैपिंग करवा दिया, चल गया। दिस इज एन एवर चेंजिंग प्रोसेस। अगर आप स्टैटिक मैपिंग करवा रहे हैं तो आपकी जिंदगी अजाब हो जाएगी या प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर जनरली क्या होता है, जनरली थिंग्स हैव टू बी मोर डायनेमिक इन नेचर।
तो अगर चीजों ने ज्यादा डायनेमिक होना है तो उसके लिए फिर हमें ध्यान वाला जो डिवाइस है उसके ऊपर स्टैटिक मैपिंग की बजाय डायनेमिक मैपिंग का कोई मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए। डायनेमिक मैपिंग का हमारे पास क्या मैकेनिज्म होगा और डायनेमिक मैपिंग किस तरह से काम करेगी उसके बारे में वंस अगेन जरा आप सोचे। अब आप वंस अगेन आप लोग सोचेंगे कैसे होगा। अब तुम्हारी बात वैलिड होगी। आर यू स्टूडेंट और ए टीचर? एज ए प्रोफेशनल, क्योंकि टीचर्स को मैं तुम नहीं कह सकता, मैं सर ही कहूंगा, तो इससे माफी जी आप बताएं। वो जो बात कर रहे थे हम डीएनएस वाली, तो डीएनएस की जो हम बात करते हैं अब हम आते हैं डायनेमिक नेचर जो है तो वो कैसे यहाँ पे मैनेज होगा। क्या हमें एडिशनल इसके अंदर मसाला डालना पड़ेगा कि ये एक लिमिटेड स्कोप से निकल के एक एक एंट्री स्ट्रेटेजिकली करने की बजाय ये ऑटोमेट हो जाए काम, हर वक्त हमें इसकी निगरानी ना करनी पड़े। व्हाट डू वी हैव टू डू, व्हाट वुड इट टेक टू मेक इट हैपन? सर जो राउटर है हमारा डीएससीपी, डीएचसीपी या डीएससीपी? डीएचसीपी। डीएचसीपी ने क्या करना है? वो तो एड्रेस असाइनमेंट है ना। डीएचसीपी तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करता है ना, उसी के अंदर ही एड्रेसेस वो असाइन कर देता है जिसको जो एड्रेस चाहिए होता है। जी सर ये राउटर अगर आपने IPv4 नेटवर्क में कहा है कि सारे तो वो एक कीवर्ड पर्टिकुलरली यूनिक सेंड करेंगे उसके अक्रॉस और फिर IP6 का मैप कर ले और इंटरवल्स के बाद ये रिफ्रेश करते रहे उसको। देखिए इसके अंदर जो भी होगा डायनेमिक के अंदर डीएनएस की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आएगी। वो जो कान में फूंक मारने वाला मैंने कहा था, जादू कहा था, वो जादू करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो जो जादूगर नेटवर्क में होता है जनरली वो आपका डीएनएस होता है जो कि कान में फूंक मारते आगे कि ये आईपी एड्रेस है जहां तुम जाना चाह रहे हो। तो इसमें डीएनएस की हिंट ये है कि इसके अंदर डीएनएस की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी। तो सिनेरियो अगर रिज्यूम करें तो डीएनएस की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी? वंस अगेन सिनेरियो हमारा ये है जो थोड़ा सा और सिनेरियो ये है कि क्लाइंट्स आपके मोस्टली V6 में बैठे हुए हैं। फॉर द टाइमिंग में जूम करते हैं, क्लाइंट सारे V6 में है, इंटरनेट V4 का है या एप्लीकेशन या डेटा इंफॉर्मेशन सारी V4 के क्लाउड में पड़ी हुई है और V6 वाले V4 को एक्सेस करना चाह रहे हैं। द कन्वर्स ऑफ दिस कैन ऑल्सो बी ट्रू, वो बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा, लेकिन एक चीज देख लें दूसरी पूरी समझ में आ जाएगी। तो V6 के लोगों ने V4 के अंदर जाके रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, क्या करना पड़ेगा? अच्छा इसको कैसे पता चलेगा? इसको कैसे पता चलेगा कि किसके लिए कौन सा एड्रेस में डालूं? V6 क्लाइंट को भी तो पता होना चाहिए। वो इधर भी ब्रॉडकास्ट करते हैं जी उससे असाइन करके इधर भी ब्रॉडकास्ट कर लेंगे। कैसे ब्रॉडकास्ट करेगा? जी सर हमें डीएनएस की रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट हुई है तो वो लूप में जाएगी सर, जो रूट डीएनएस है वहाँ से जो उसकी रिस्पॉन्स तो आएगी तो वो तो टू स्टैक राउटर के थ्रू ही आएगा। उसी वक्त जो उसकी रिस्पॉन्स आएगी उस वक्त ये असाइन कर देगा। सही, तुमने कॉम्पनसेट कर लिया पिछली बार कौन? देखें मुझे ये बताएं कि रिसोर्सेज जिनको एक्सेस करना है, रिक्वेस्ट इनिशिएट कौन कर रहा है, कहां से हो रही है, किस डोमेन से इनिशिएट होनी है रिक्वेस्ट? V6 से। उसकी डेस्टिनेशन कहां पे है? V4 के अंदर है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे डीएनएस की सर्वर की लोकेशन कौन सा डोमेन होगा? V6 में पड़ा होना चाहिए या V4 में पड़ा होना चाहिए? डुअल स्टैक में पड़ा होगा। राउटर तो डीएनएस सर्वर नहीं है, दोनों आईपी सबमिट होगा वो नहीं, वो पड़ा फिजिकली लोकेटेड कहाँ पे होगा? V6 में होगा, दोनों पे होगा, बाउंड्री पे होगा। जाहिर है महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश होगी तो सूरत दीगर मौसम खुश रहेगा। या V4 में होगा या V6 में होगा या डुअल स्टैक दरमियान में होगा। अगर आप ये करते हैं कि तमाम पे तमाम वेबसाइटें जो हैं वो V4 पड़ी हुई हैं उसको V6 में रखते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि कुछ साइटें जो होंगी वो V6 में भी हो सकती हैं
नहीं, हम अभी फॉर सिंप्लिसिटी से जूम कर रहे हैं तो सब कुछ V4 में, अदरवाइज V4 में जाने की कोई जरूरत नहीं होगा। तो फिर V6 में रखना है। V6 में रखते हैं। अक्सर अगली चीज ये है कि जो आपके जहाँ से आपने इसको सीन करवाना है, जैसे कि जो डोमेन नेम सर्वर वेबसाइटों के हैं, सर्वर की जो डोमेन नेम सर्वर्स हैं, डोमेन वो तो आपके V4 पड़े होंगे। टाइम बड़ा थोड़ा रहेगा, लेट्स ब्रिंग द कैट आउट ऑफ द बैग। एक्चुअली यहाँ पे देखें साइट्स किस डोमेन में चल रही है, सर्वर्स किस डोमेन में पड़े हुए हैं। V4 में तो उसका DNS भी V4 में ही होगा। V4 में कंटेंट है तो उसकी रेजोल्यूशन पुरानी साइट्स है ना, सारी चल रही है, तो उसका रेप्लिका तो नहीं V6 में, सारी की सारी आपकी जो DNS सर्विसेज हैं वो V4 में है। अब इस साइट का जो डिवाइस है, जब उनमें से किसी भी वेबसाइट को www.yahoo.com को एक्सेस करना चाहता है तो उसकी ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेवल पे सोचे, फॉरगेट अबाउट IPv4 V6, उसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे जानी है? जब वो ब्राउजर में लिखता है yahoo.com, DNS के पास जानी है। अब ये DNS जो है हमें पता है कि ये DNS पड़ा हुआ है V4 के डोमेन के अंदर, क्योंकि ये साइट V4 के डोमेन में चल रही है। तो इस डिवाइस की ट्रैफिक जो है, इस डिवाइस की रिक्वेस्ट जो है वो इस सर्वर राउटर के पास जाएगी। राउटर के अंदर एक स्टैटिक मैपिंग और DNS सर्वर पड़ी होगी। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजेगा DNS सर्वर की, वो V6 को ही भेजेगा। ये समझेगा कि मेरा DNS सर्वर yahoo.com के लिए का IP एड्रेस लेने के लिए मेरा DNS सर्वर जो है वो मेरे ही डोमेन में पड़ा हुआ है, उसका V6 एड्रेस से डालेगा पैकेट में, DNS रिक्वेस्ट भेजेगा, वो इस राउटर के पास जाएगी। राउटर को पता है कि ये एक्चुअली मैप IP एड्रेस है, जो DNS का IP समझ रहा है, इसको मैंने मैप स्टैटिक मैपिंग की हुई है विद V4। तो ये V4 में कन्वर्ट करेगा पैकेट को, ट्रांसलेट करेगा और V4 डोमेन में आगे फॉरवर्ड कर देगा। इधर जब ये पैकेट पहुंचेगा DNS सर्वर के पास जाएगा, तो DNS सर्वर क्या करेगा? उसके जवाब में, उसके लिए तो पैकेट IPv4 के डोमेन से आया ना, V4 वाले ने किसने भेजा, तो उसके जवाब में V4 एड्रेस ही एडवर्टाइज करेगा। और वो रिप्लाई जो पैकेट है वो फुली FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम के मुताबिक वो पैकेट इसके पास आएगा। अब इसको पता था कि ये DNS की रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ रहा है और जवाब में IP एड्रेस क्या आया है मेरे पास, 50.1.1.1 फॉर एग्जाम्पल। ये 50.1.1.1 के अगेंस्ट अपने पास एक डायनेमिक एंट्री बनाएगा जिसके अंदर 5111 के आगे एक IPv6 एड्रेस होगा और ये DNS का जो रिप्लाई पैकेट है उसके अंदर वो जो V6 मैपिंग इसने डायनेमिकली क्रिएट की है वो IP एड्रेस इसको फॉरवर्ड करेगा। और इसको लगेगा कि yahoo.com या google.com जो है इस IPv6 एड्रेस पे चल रही है। और ये V6 एड्रेस किसने जनरेट किया है? राउटर ने डायनामिकली जनरेट किया है, DNS की क्वेरी और रिस्पॉन्स को समझते हुए, इंटरसेप्ट करते हुए। अब जब भी उसके ऊपर पैकेट भेजेगा तो वंस अगेन पैकेट इसके पास जाएगा राउटर के पास, राउटर उसको V4 में कन्वर्ट करके आगे भेजेगा, जवाब आएगा उसको V6 में कन्वर्ट कर देगा। सही? तो ये सारी कहानी आपकी चलेगी। तो DNS जो है वो V4 डोमेन के अंदर आपका पड़ा होगा। वाइस वर्सा, V4 ने V6 में आना है तो DNS उधर पड़ा होगा आपका। सही? ठीक। पैकेट के अंदर DNS का पैकेट अपना होता है ना, DNS का अपना पैकेट का स्ट्रक्चर है। राउटर अंडरस्टैंड दैट पैकेट को, DNS पैकेट को पढ़ेगा ड्यूल स्टार्टिंग में। अगर उसने ये करना है डायनामिक नेटिंग तो इट हैज टू बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द DNS पैकेट। तो एप्लीकेशन लेवल पे जाके उसको समझता है पैकेट को, नेटवर्क लेयर से ऊपर काम कर रहा है वो। 5 मिनट रह गए यार, ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया। चलिए नेटिंग को हम क्लियर है, नेटिंग। लेकिन नेटिंग वहीं पे काम करेगी जहां पे आपका एक साइड पे V4 डोमेन है, एक साइड पे V6 है। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आइलैंड्स के अंदर V6 नेटवर्क्स आपने बनाए हुए हैं और दरमियान में जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस प्रोवाइडर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है वो V4 पे चल रहे हैं। तो वहां पे अगर आप एक साइड पे V6 से दूसरी साइड पे V6 पे बात करना चाहें और दरमियान में समुंदर आ रहा है V4 का, तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप ड्यूअल नेटिंग करें।
इधर जो आपका गेटवे राउटर है, इधर आपका जो बाउंड्री राउटर है उसके ऊपर डुअल स्टैक हुआ हुआ है V4 से, और सॉरी V6 से V4 करें, इधर फिर सॉरी V6 से V4 करें, इधर फिर V4 से V6 करें, और जवाब को किस तरह आप 2 दफा नेट करके उधर भिजवाएं। बट ये फिर मजेदार बात नहीं होगी, फिर डबल नेटिंग आप कर रहे हैं 2 लेवल पे। इसके लिए फिर टनलिंग की जाती है। तो बजाय इसके कि आप दरमियान में 2 दफा नेट करें, जो आपके दोनों गेटवे राउटर्स हैं उनके दरमियान आप टनल क्रिएट कर देते हैं। IPv6 टनलिंग में V6 का क्लाउड है, दरमियान में V4 है, दूसरी साइड पर V6 है। तो ये राउटर जो डुअल स्टैक है दरमियान में गेटवे राउटर जो दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, इनके दरमियान आप टनल बना दें। अब ये जो टनल है ये V4 के क्लाउड के थ्रू V6 की टनल गुजर रही है, और इसके अंदर आप करते क्या है, नेटिंग में आप क्या करते थे कि V6 के हेडर को रिप्लेस करते थे V4 के हेडर से, और फिर V4 के हेडर को रिप्लेस करते थे, रिप ऑफ करके V6 के हेडर लगाते थे। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, V6 के हेडर के ऊपर V4 का हेडर चढ़ा रहे हैं, कैप्सुलेट कर रहे हैं पूरे पैकेट को। तो ये जो टनल जा रही है, ये V6 का पैकेट एज इट इज इसके पास आया, उसने उसके ऊपर एक और V4 का हेडर चढ़ाया, लगाया, और उसको इस डोमेन में भेज दिया। इस डोमेन के अंदर वो पैकेट अब V4 का पैकेट बन गया है। तो सपोजली वो इस टनल से गुजर रहा है, अंदर से वो क्या है, V6 का पैकेट यहाँ पे पहुंचेगा। ऊपर वाला हेडर जब रिमूव किया जाएगा V4 का, अंदर से फिर ओरिजिनल V6 बरामद हुआ और उसको आगे भिजवा दिया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टनलिंग। टनलिंग की जो डिफरेंट ऑप्शन इस्तेमाल की जाती हैं जो पॉसिबल है, उसमें आप मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड टनल्स बना सकते हैं, आप GRE कॉन्फ़िगर्ड टनल्स बना सकते हैं, टनलिंग टू GRE कर सकते हैं, आप IPv4 कंपैटिबल V6 टनल्स बना सकते हैं, आप 6 to 4 टनलिंग कहते हैं वो कर सकते हैं, और आप ISA-TAP टनलिंग कर सकते हैं। ISA-TAP स्टैंड्स फॉर इंट्रा साइट ऑटोमेटिक टनल एड्रेसिंग प्रोटोकॉल। ये डिफरेंट टनलिंग टेक्निक्स हैं, और वंस अगेन इन टेक्निक्स में से भी ये जो दरमियान वाली आपकी टेक्निक ऑटोमेटिक IPv4 वाली, ये रिकमेंडेड नहीं है, यू शुड नॉट यूज दिस। इसके अलावा जो 4 टेक्निक्स बनती हैं उनमें से ऊपर वाली दोनों टेक्निक्स पॉइंट टू पॉइंट टनल्स के लिए होती हैं, और नीचे वाली जो दोनों टेक्निक्स हैं, नीचे वाली तीनों टेक्निक्स इंक्लूडिंग दिस वन, ये सारी की सारी जो है ये पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर ज्यादा सूटेबल रहती है। पॉइंट टू पॉइंट पे भी चल जाएंगी, लेकिन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए प्राइमरली या बेसिकली इस्तेमाल होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है टनलिंग के अंदर, बहुत आसान काम है। टनलिंग के अंदर, स्टैटिक टनलिंग के अंदर आप सिंपल मैनुअल टनलिंग करें या GRE टनलिंग करें, टनलिंग वैसे की हुई आपने किसी भी डिवाइस के ऊपर तो भी कॉन्फ़िगर किए तो भी चलाइए। आप इस राउटर का IP एड्रेस बता देते हैं और इसको इसका IP एड्रेस बता देते हैं फॉर टनल। टनल सोर्स बताते हैं और टनल डेस्टिनेशन बताते हैं। तो जो ये इसके ऊपर पैकेट चढ़ाता है, उस IPv6 के पैकेट के ऊपर जो हेडर चढ़ाता है V4 का, उसके अंदर सोर्स IP क्या होता है उस ऊपर वाले हेडर में, इसका अपना सोर्स और डेस्टिनेशन इसका, विच मीन्स कि इस डोमेन में पैकेट ने यहां से शुरू होके यहां पे जाना है। तो ये V4 का सोर्स और एड्रेस है, डेस्टिनेशन है। जब यहां से हेडर उतरेगा तो ओरिजिनल सोर्स और ओरिजिनल डेस्टिनेशन इसके अंदर से बरामद हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि आप IPv6 के पैकेट के ऊपर V4 हेडर चढ़ा रहे हैं। लेकिन जो मैनुअल टनलिंग है उसमें सिर्फ आप IPv6 को एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। अगर आप GRE टनलिंग कर लें और GRE हेडर चढ़ाएं तो आप IPv6 के अलावा भी एक ही टनल में V6 भी गुजार सकते हैं, और आप डेकनेट वगैरह की ट्रैफिक भी गुजार सकते हैं, और आप IPsec अगर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, इंक्रिप्शन करना चाहते हैं, तो आप उसको IPsec इंक्रिप्शन भी उसकी कर सकते हैं। So depending upon your situation, either you can use for point-to-point tunneling, you can use simple manual tunneling, जो IPv4 की टनलिंग होती है, या आप GRE टनलिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए या फिर और प्रोटोकॉल भी टनल में से गुजारना है तो GRE कर लें। अगर आपने सिर्फ V6 गुजारना है, विदाउट IPsec गुजारना है, विदाउट सिक्योरिटी, तो आप उसको सिंपल IP टनलिंग करते हो। सॉरी, अब अगर मैं कस्टमर के मैक एड्रेसेस कैरी करना हो अपने पास सेट से, तो मेरे पास जो स्विच है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिफरेंट कस्टमर के मैक एड्रेसेस को अकोमोडेट कर सके, या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें मैं मैक एड्रेसेस नहीं अपने पास रखूँ कस्टमर के। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइडर के पर्सपेक्टिव से स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, 4096 VLANs में ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास
4096 EVC मैंने सेटअप कर लिया, और अगर सर्विस लेने के लिए कस्टमर आएगा तो मैं कैसे हैंडल करूंगा, ठीक है। तो वो सारी जो स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर के परस्पेक्टिव से और सर्विस पार्टी के परस्पेक्टिव से दोनों पे एप्लीकेबल होती हैं। सर्विस पार्टी सर्विस ऑफर कर सकेगा, कस्टमर सर्विसेज नहीं सकेंगे। तो डिफरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है।